हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 36 के पार्ट पे। अब आगे आकाश में दो मानव आकृतियां विचित्र ढंग से प्रकट हुई। उनमें से एक सोने के वस्त्र में था जबकि दूसरा चांदी के वस्त्र में था। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे तो यह पता चल सकेगा कि दोनों के चेहरे मूल रूप से एक जैसे थे। उनके बाल और दाढ़ी सफेद थे। इन दो लोगों के नाम इन अकेडमी के बड़ों के लिए भी अपरिचित नहीं थे। इस वजह से उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। तथाकथित मिस्टर गोल्ड और मिस्टर सिल्वर ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में ब्लैक कॉर्नर रैंकिंग पर शीर्ष विशेषज्ञों में से दो थे। उनमें से दो जुड़वां होने के कारण और उनकी QE विधि पूरी तरह से एक जैसी थी। ये दो लोग जिनकी ताकत केवल एक छोटी डू हुआंग विशेषज्ञों के समान थी। जब वे अलग थे, एक दूसरे की ताकत को पूरक करने में सक्षम थे जब वे एक साथ एक प्रतिद्वंद्वी से लड़ते थे। डू जोंग का सामना करते हुए भी उनके पास जीतने का काफी अच्छा मौका था। इसलिए ब्लैक कॉर्नर रीजन के विशेषज्ञ स्तर पर इन दोनों के नाम बेहद प्रसिद्ध थे। इससे इन अकेडमी के बुजुर्गों ने भी उनके बारे में सुना। आप भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की सोच रहे हैं? सु कियान धीरे धीरे गहरे और गंभीर तरीके से बोली। हमें दूसरों द्वारा काम सौंपा गया था। हम में से प्रत्येक के पास वह है जिसकी दूसरे को आवश्यकता है और इसकी सहायता नहीं की जा सकती। बूढ़ा आदमी जिसने सोने के लिबादे पहने हुए थे मुस्कुराए और सु कियान से बात की। बूढ़ी सु, मैं आपको बताऊंगी कि हान फैंग को हेवनली फ्लेम देना बेहतर है। यदि आपके प्रधानाध्यापक आसपास होते तो हम इस लेन देन के लिए सहमत नहीं होते। दुर्भाग्य से इतने वर्षों के बाद भी उस वृद्ध साथी की कोई खबर नहीं है। कोई नहीं जानता कि वह मर चुका है या कुछ और। चांदी के लिबादे वाला बूढ़ा कुछ नीची आवाज में हंसा। वह लहजा वास्तव में सोने से लदे बूढ़े व्यक्ति के समान था। हाय, क्या इच्छाधारी सोच है। मैं देखना चाहता हूं कि गोल्ड सिल्वर एल्डर्स कितने महान हैं, जिनके बारे में अफवाह है कि वे एक वर्ग में एक प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में सक्षम हैं। यहां तक अगर प्रधानाध्यापक आसपास नहीं है तो यह आप सभी के ऊपर नहीं है कि आप आए और खराब व्यवहार करें। सु कियान ठंडी हंसी। यदि ऐसा है तो ऐसा लगता है कि आपके आंतरिक अकादमी में अपर्याप्त विशेषज्ञ हैं। सुनहरी लबादा वाला बूढ़ा हंस पड़ा। हालांकि हान फैन का पक्ष संख्या में कम था, लेकिन वे अपनी ताकत के मामले में अकादमी के बुजुर्गों से कहीं आगे निकल गए। यदि वे वास्तव में लड़ते तो उनके लिए एक साथ 2 या 3 का सामना करना संभव था। सु कियान की अभिव्यक्ति बर्फीली ठंडी थी। हालांकि वह और अधिक बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। उसके दोनों हाथ थोड़े से घूमे और एक राजसी डू QE उसकी हथेली से बाहर निकला। हवा को तब तक हिलाता रहा जब तक कि वह थोड़ा कांपने न लगा। पहले एल्डर सु कियान, मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या आप स्वर्गीय ज्वाला सौंपने जा रहे हैं या नहीं? हान फैन का धैर्य पूरी तरह से खत्म हो गया था क्योंकि वे इस तरह से कम हो गए थे। सु कियान अभिव्यक्तिहीन थी। उसने हान फैन की पूछताछ के सामने केवल अपनी आस्तीनें लहराई। एक शक्तिशाली डू QE स्तंभ अचानक उसकी आस्तीन से निकला और सीधे हान फैन पर जा गिरा। जब सु कियान ने हमले का नेतृत्व किया तो हान फैन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। उसने सूंघा और अपनी उंगली घुमाई। उसकी हथेली में एक गहरी नीली लौ उभरी। अंत में एक कोमल झूले के साथ यह डू QE स्तंभ से हिंसक रूप से टकराया। एक कम गहरा विस्फोट दिखाई दिया और ऊर्जा की लहर फैलती हुई हान फैन को तब तक हिलाती रही जब तक कि वह जल्दी से एक कदम पीछे नहीं हट गया। तभी उन्होंने अपने शरीर को स्थिर किया। हालांकि उसे एक स्वर्गीय ज्वाला की मदद मिली थी, सु कियान अभी भी एक कुलीन डू जोंग था। आमने सामने की टक्कर में पूर्व को कोई फायदा नहीं हुआ। स्ट्राइक आउट करने के बाद सु कियान का शरीर एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो बिजली में बदल गया जो तुरंत हान फैन की ओर चली। के ओड्सु, आपको आना चाहिए और हमारे साथ खेलना चाहिए। सोने और चांदी के आंकड़े तुरंत चमक उठे और हान फैन के सामने दिखाई दिए। उनके मुंह को अलग करते हुए उन्होंने सु कियान को एक मुस्कान दी। उन दोनों के हाथ कस गए और एक बेहद शक्तिशाली पीला हरा डू QE विस्फोटक रूप से बाहर निकल आया। सु कियान ने हल्के हरे रंग की डू QE को चकमा देने के लिए अपने शरीर को मरोड़ दिया, जिसने विस्फोटक रूप से गोली मार दी थी। उसका शरीर हिल गया और सोने और चांदी के बूढ़े दोनों के सामने प्रकट हो गया। तुरंत तीनों पक्षों के हथेलियों से हवा का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया गया और ताड़ की हवा की एक कम गहरी दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि बार बार आफ्टरमेथ से निकली, जिससे एक व्यक्ति चकाचौंध हो गया। सु कियान को सोने और चांदी के बूढ़ों द्वारा तंग किए जाने को देखकर हान फैन की निगाहें हुगन और अन्य लोगों की ओर मुड़ गईं। अपने हाथ की एक लहर के साथ वह मुड़ा और अपने पीछे लोगों के बड़े समूह की ओर हंसा। अगला, मैं बाकी लोगों को रोकने के लिए सभी को परेशान करना चाहता हूँ। मैं नीचे जाऊंगा और उस मुहर को हटा दूंगा। वे कुछ डू वेंग हैं। आप उन्हें हम पर छोड़ दे तो अच्छा है। इसके अलावा इन अकेडमी के भीतर बुजुर्गों के ताज़ा खून का स्वाद कुछ ऐसा है जिसे मैंने अभी तक नहीं चखा है। रक्त संप्रदाय के नेता फैन लाओ ने हुगन और अन्य लोगों को द्वेष से भरे एक अंधेरे तरीके से देखा। उसने अपना मुंह खोल दिया और अपने कुछ नुकीले दांतों को खोल दिया। जब से उनके इकलौते बेटे को अनजाने में ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर मार दिया गया और उसकी हत्या की तलाश व्यर्थ हो गई,
फैन लाओ का मूल रूप से उदास चरित्र कुछ हद तक मनमौजी हो गया था। जिस क्षण उसने कार्रवाई की वह बेहद हिंसक दिखने के लिए मार डालेगा और खून प्राप्त करेगा। उस मामले में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले के सफल होने के बाद हान फैंग निश्चित रूप से सभी को धन्यवाद देंगे। हान फैंग ने फैन लाओ और अन्य लोगों की तरफ अपने हाथ जोड़े। उसके पीछे गहरे नीले रंग के डू क्यूई के पंख फड़फड़ाए और वह तुरंत धधकते स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के पास जा गिरा। उनको रोको। हु गन ने उसे देखकर अपना हाथ हिलाया। उसके पीछे अकादमी के लगभग 30 से अधिक विशेषज्ञ तुरंत हान फैंग के मार्ग को अवरुद्ध करते हुए सभी दिशाओं से बाहर निकल आए। आपके विरोधी हम हैं। घने खूनी आभा वाले 10 से अधिक मानव आंकड़े अचानक चमक उठे और इन अकादमी के विशेषज्ञों के साथ विपरीत स्थिति बनाने से पहले दिखाई दिए। हान फैंग हंसे। उसका शरीर मुड़ गया और वह धधकते स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर की ओर उड़ता रहा। अकादमी के 30+ विशेषज्ञों ने अभी कार्रवाई की थी जब ब्लैक कॉर्नर रीजन के 10+ शीर्ष विशेषज्ञ एक व्यवस्थित तरीके से सामने आए। तुरंत ही उनके द्वारा चलाई गई अतुलनीय शक्तिशाली हवा हिंसक रूप से दस्तक देने लगी। अंत में 30 से अधिक विशेषज्ञों का समूह एक छोटे से क्षण में पूरी तरह से बिखर गया जब मानव आकृतियां आगे बढ़ीं। आकाश में लड़ाई अचानक और तीव्रता से आ गई। दूर बैठे सभी छात्र बिल्कुल स्पष्ट नहीं थे कि आकाश में क्या हुआ था। हालांकि लड़ाई शुरू होने के बाद ऊर्जा विस्फोटों की बार बार होने वाली आवाजों के कारण उनके भाव बदल गए। अब वे केवल यह अनुमान लगा सकते थे कि वह रहस्यमय व्यक्ति जो अचानक आया था वह बुरा था। हालांकि वे इसे अपने दिल में समझ गए थे और कुछ छात्र इसमें हाथ बटाना चाहते थे। दूर आकाश में लड़ाई ने उन्हें महसूस कराया कि वे शक्तिहीन हैं। इसलिए वे केवल उस जंगली हिंसक अराजक लड़ाई को देख सकते थे जो आकाश में भड़क उठी थी, क्योंकि उनके दिल बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि इन अकादमी के बुजुर्ग इन मेहमानों को बाहर निकाल दें। आकाश में अराजक लड़ाई शुरू होने के बाद हान फैंग ने अपने पंख फड़फड़ाए और ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर के शीर्ष पर दिखाई दिया। उसने नीचे अंधेरे मन चमक वाली ऊर्जा फिल्म को देखा और बस अभिनय करने ही वाला था कि अचानक उसके सिर के ऊपर एक तेज हवा की आवाज सुनाई दी। हान फैंग की भौहें तनी थीं। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाने से पहले हवा के हमले को चकमा दिया। केवल लू गन को एक बर्फीले ठंडे चेहरे के साथ घूरते हुए देखा। आप स्वर्गीय ज्वाला के भ्रम के बारे में भूल सकते हैं। हु गन के हाथ में शक्तिशाली डू क्यूई तेजी से ढेर हो गया जब उसने गहरी आवाज में बात की। यह संभव है कि आप मुझे केवल अपने साथ ब्लॉक नहीं कर सकते। हान फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने हु गन को देखा, जो वास्तव में मुस्कान के साथ बोलने से पहले बड़े समूह के युद्ध चक्र से बच गए थे। उसकी ताकत और स्वर्गीय ज्वाला की मदद से मूल रूप से डू हुआन वर्ग में शायद ही कोई था जो उसके लिए मैच कर सके। इसलिए हु गन की ताकत डू हुआन वर्ग के चरम पर होने के बावजूद हान फैंग हु गन से बहुत ज्यादा डरते नहीं थे। उस स्थिति में आप आकर कोशिश कर सकते हैं। हु गन ठंडी हंसी। उन्होंने कोई बकवास नहीं कहा क्योंकि उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फैल रही थी। जैसे ही हान फैंग भड़का, डू क्यूई ने उसकी भौहों को लपेट लिया। दो लोग तुरंत धुंधली आकृतियों में बदल गए क्योंकि वे आपस में जुड़ गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। अतः आकाश पूरी तरह अराजक लड़ाई में उतर चुका था। मूल रूप से जहां भी कोई देखता एक उग्र युद्ध हो रहा था। ऊर्जा विस्फोटों की आवाज पटाखों की तरह थी जो बार बार धमाके निकालते हैं। जियो यान जमीन से आकाश में अराजक लड़ाई को देखकर कुछ दंग रह गया। तथाकथित गोल्ड सिल्वर एल्डर्स द्वारा सुकियान को पहले ही विलंबित कर दिया गया था। हु गन और हान फैंग भी एक गहन लड़ाई में डूब गए थे। सभी बुजुर्गों को रक्त संप्रदाय के नेताओं और अन्य विभिन्न संप्रदायों द्वारा बार बार और जबरदस्ती रोका जा रहा था, जो एक ही समय में दो से लड़ रहे थे। फिर भी वे वास्तव में इस स्थिति में ऊपरी हाथ हासिल करने का प्रबंधन कर रहे थे, जहां वे अधिक संख्या में थे। यह कहा जाना चाहिए कि संभ्रांत डू वान्स और डू हुआन्स के बीच का अंतर काफी बड़ा था। चकाचौंध भरी लड़ाई के कारण जियो यान की निगाहें थोड़ी चक्कर खा रही थीं। उसने केवल अपने दिल में कड़वाहट से पूछा, गुरु अब हम क्या करें? हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। दोनों पक्षों की इस बड़ी लड़ाई के दौरान आप खुद जाकर सील नहीं तोड़ सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दोनों पक्षों का ध्यान आकर्षित करेंगे। याओ लाओ की आवाज तेजी से सुनाई दी। जियो यान ने थोड़ा सिर हिलाया। वह केवल वही कर सकता था जो उसे बताया गया था और एक बार फिर से अपने शरीर को लोक की आड़ में छिपा दिया। हालांकि जैसे ही उसने खुद को फिर से छिपाया, तेज हवा की तेज आवाज ने अचानक आसमान से विस्फोटक रूप से गोली मारी, जिसने पूर्व को झकझोर कर रख दिया। उसके पर्पल क्लाउड विंग्स अचानक चले गए और हवा को चकमा देने के लिए उसका शरीर हवा में उड़ गया। हालांकि इस कार्रवाई ने उन्हें हमले को चकमा देने की अनुमति दी, लेकिन इससे उनके शरीर का भी पता चला। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि जिन लोगों को सतर्क किया गया था, उनमें से कुछ लोगों ने जियोयान के प्रति कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाया। जियोयान ने भी अराजकता से भरे इस आकाश में रहने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत वापस जाने से पहले अपने शरीर को हरे रंग की डू क्यूई में लपेटना शुरू कर दिया। जैसे ही जियोयान पीछे हटने वाला था, रक्त संप्रदाय के नेता फैन लाओ, जो आकाश में एक निश्चित स्थान पर 3 विशेषज्ञों डू वांग्स के साथ लड़ने का आनंद ले रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें घुमाई और उसकी टकटकी अचानक रुक गई।
एक मानव आकृति जो हरे रंग की लौ में लिपटी हुई थी। यह पीठ जो एक ऐसी प्रतीत होती थी जिससे वह परिचित था, उसकी दोनों आंखों में एक खूनी लाली तुरंत उभर आई। उसने एक निश्चित अर्थ उधार लिया जिससे उसे यह जानने में मदद मिली कि यह पीठ निश्चित रूप से उस हत्यारे की पीठ के समान थी जो उस दर्पण में दिखाई देती थी जिसे उसने अपने मृत बेटे के खून से साफ किया था। तमाम तरह के तरीकों के बाद अपने बेटे के हत्यारे को खोजने में असमर्थ होने के बाद यह अप्रत्याशित था कि वह इस तरह की जगह पर हत्या से मिलेंगे। उसकी आंखों के भीतर एक खूनी लाली इकट्ठी हो गई जैसे कि एक दहाड़ जो रोष से भरी हुई थी और उसके मुंह से हत्या का इरादा फूट पड़ा। एक शक्तिशाली चमकीला लाल डूक्यूई अचानक उछला। 3 विशेषज्ञ डू वैंग्स जिन्हें अचंभे में पकड़ा गया था तब तक हिलते रहे जब तक कि उनके शरीर वापस नहीं उड़ गए। जैसे ही 3 डू वांग बुजुर्गों ने पीछे खींचा, फैन लाओ की पीठ पर पंख फड़फड़ाए और उसका शरीर खून के रंग की रोशनी की तरह दिखाई दिया क्योंकि यह कोने में जियोयान की ओर विस्फोटक रूप से झकझोर कर देख रहा था। एक तेज गर्जना ने क्षितिज को हिला दिया। नन्हे कमीने, तुमको ढूंढने में सचमुच बहुत मेहनत की। जाओ और मेरे बेटे के साथ मरो। गड़गड़ाहट जैसी दहाड़ जो अचानक क्षितिज पर दिखाई दी जिससे जियोयान का पूरा शरीर भी कांपने लगा। वह जल्दी से मुड़ा, केवल एक रक्त लाल मानव आकृति को तेजी से अपनी दृष्टि के भीतर विस्तार करते हुए पाया। यह तो बुरा हुआ, इस बूढ़े आदमी ने मुझे कैसे खोजा। जियोयान ने फैन लाओ के चिल्लाने की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना था, इसलिए वह अपने दिल में दंग रह गया। उसी समय उसकी पीठ पर पंख तेजी से फड़फड़ाए और फैन लाओ को हिलाने के इरादे से उसका शरीर बिजली की तरह चमक उठा। जियोयान का शरीर अभी घूमा ही था कि तेज हवा उसकी ओर आई। जब उसने अपने शरीर को जोर से मरोड़ा और रक्त लाल बल को चकमा दिया तो उसके दिल में एक ठंडक पैदा हो गई। उसका शरीर पीछे हट गया और उसने अपने दिल में गुस्से से डांटा, बुरे कुत्ते, तुम सच में बहुत शातिर हो। फैन लाओ का चेहरा हरा था और जहरीले रूप से भरा हुआ था। उसकी आंखें जियोयान को गौर से देख रही थीं क्योंकि उसकी पीठ पर खून के रंग के पंख फड़फड़ा रहे थे। उसका शरीर एक खूनी आकृति में बदल गया जो जियोयान की ओर तेजी से चला। एक घना, ठंडा, खून के रंग का डूक्यूई तेजी से उसके हाथ में इकट्ठा हो गया। हालांकि जियोयान को उड़ने वाली डू तकनीक की मदद भी मिली थी, लेकिन उसकी उड़ने की गति वास्तविक डूक्यूई पंखों के साथ तुलना करने में असमर्थ थी। इसलिए पलक झपकते ही फैन लाओ भड़क गया और जियोयान के सिर के ऊपर दिखाई दिया। उसके हाथ का खून का रंग हिंसक रूप से नीचे गिर गया। उस क्षण वायु भी तीव्रता से कांपने लगी। जाहिर है फैन लाओ ने अपने हमलों में कोई दया नहीं दिखाई। वह पूरी तरह से घातक चालों का प्रयोग कर रहा था। मुझे मेरे बेटे की जान लौटा दो। मुस्कुराते और बोलते हुए लाओ फैन की अभिव्यक्ति क्रूर थी। वह जियोयान की ताकत को समझ सकता था। वह केवल एक छोटा सा डूलिंग था, निश्चित रूप से उसे मारना उतना ही आसान था जितना किसी का हाथ फेरना। जैसे ही खूनी चमक सभी दिशाओं से घिरी हुई थी, एक हल्की गड़गड़ाहट की आवाज अचानक सुनाई दी। जियोयान का शरीर जो हवा में चुपचाप खड़ा था, अचानक थोड़ा कांपने लगा। उनका पूरा शरीर भी इसी क्षण माया में हो गया। खूनी चमक विस्फोटक रूप से नीचे आई और जियोयान के शरीर पर मजबूती से टूट पड़ी। हालांकि जियोयान ने खून नहीं बहाया और गंभीर रूप से घायल हो गया जैसा कि उसने उम्मीद की थी। वह खूनी चमक जियोयान के शरीर से बिना किसी प्रतिरोध के गुजर गई, जिसके बाद वो बॉडी धीरे धीरे गायब हो गई। यह शरीर वास्तव में एक आफ्टर इमेज था। जियोयान हौंफ रहा था और वह अचानक चमक उठा और उस जगह से लगभग 1 दर्जन मीटर की दूरी पर दिखाई दिया जहां से खूनी चमक उठी थी। वह फैन लाओ के हैरान चेहरे पर ठंडी हंसी के साथ बोला, मुझे मारना इतना आसान नहीं है, बूढ़े कुत्ते। फैन लाओ ने अपना हाथ लहराया और रक्त की चमक को बिखेर दिया जो बाहर निकल गई थी। उनकी निगाहें जियोयान को एक अंधेरे और गंभीर तरीके से देखती थीं क्योंकि उनकी आवाज एक अंधेरे और बुरे तरीके से कह रही थी, 3000 लाइटनिंग मूवमेंट। ऐसा लगता है कि जिसने मेरे बेटे को मार डाला वह वास्तव में आप ही थे। जियोयान की निगाहें फैन लाओ पर टिकी थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे रखता है, दूसरी पार्टी एक संभ्रांत डू हुआंग थी। यदि उसने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट प्रदर्शित नहीं किया होता और दूसरे पक्ष को पहले ही अचंभित कर दिया होता तो संभावना थी कि वह मौके पर मारे जाने से नहीं बचता। आखिरकार उसके और बाद वाले के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। जियोयान के शरीर के भीतर डू क्रिस्टल से शक्तिशाली डू क्यूई की लहरें लगातार बह रही थीं। अंत में यह बाढ़ के पानी की तरह उसके क्यू पथों में सरपट दौड़ने लगा। उस ऊर्जा से भरे होने का एहसास जो जियोयान ने चुपचाप अपने दिल में थोड़ा उभरा हुआ महसूस किया। अच्छा, बहुत अच्छा। फैन लाओ ने अपने खून के रंग के डू क्यूई पंखों को थोड़ा फड़फड़ाया। उसकी हंसी की घातकता ने उसके पूरे शरीर को ठंडा महसूस कराया। एक बार जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम्हारी मृत्यु बहुत आसान नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने रक्तदास के रूप में पाल दूंगा जो मुझे दिन रात सबसे ताज़ा खून प्रदान करेगा। नहीं तो मैं अपने मरे हुए बेटे का सामना नहीं कर पाऊंगा। बूढ़े कुत्ते, तुम क्यों नहीं आते और कोशिश करते हो? उन काले काले पुतलियों में धीरे धीरे एक गहरी ठंडक पैदा हो रही थी जैसे जियोयान धीरे धीरे बोल रहा था। फैन लाओ की स्थिति को देखते हुए जियोयान द्वारा बार बार बूढ़ा कुत्ता कहे जाने के कारण भी वह बेहद उग्र हो गया। उसने तुरंत जियोयान को मौत से भी बदतर स्थिति में जाने देने का फैसला किया।
उसकी दोनों नुकीली हथेलियां थोड़ी हिल गईं और खून के रंग के डूक्यूई के धागे ताजे खून की तरह बाहर निकलने लगे। अंत में उन्होंने दसियों हजारों रक्त धागों का निर्माण किया जो फैन लाओ के शरीर को घेरे हुए थे, क्योंकि बाद में वे जल्दी जल्दी सांस लेने लगे। जियो यान का चेहरा भी बेहद गंभीर हो गया था, क्योंकि उसने फैन लाओ के शरीर के भीतर धीरे धीरे बढ़ती भयावह आभा को महसूस किया था। जब तक कोई इस वर्ग के विशेषज्ञ के साथ लड़ते समय थोड़ी सी भी गलती करता है, तब तक वह एक दयनीय मौत के साथ समाप्त हो जाता है। जियो यान और फैन लाओ के बीच अत्यधिक अराजक युद्ध के मैदान के भीतर आकाश में लड़ाई ने स्वाभाविक रूप से दूरी में इन अकादमी के अनगिनत छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। इन छात्रों के सभी चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए। वे स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जियोयान ने एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से लड़कर मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया था। इसलिए काफी संख्या में लोगों ने जियोयान के लिए अपने दिल में सम्मान महसूस किया। इन अकेडमी में इतने सालों तक प्रशिक्षण लेने के बाद उनमें इस जगह के प्रति काफी भावनाएं थीं। अब जब उन पर प्रबल शत्रु आक्रमण कर रहे थे तो स्वाभाविक था कि उन्हें एक समान शत्रु के विरुद्ध लड़ने की ऐसी ही भावना का अनुभव हो रहा था। हालांकि अपनी ताकत और अन्य कारणों से वे केवल इस जगह पर खड़े होकर लड़ाई देख सकते थे, कुछ भी करने के लिए शक्तिहीन थे। जियो यांग, जिसने अभी अभी आगे कदम बढ़ाया था, निस्संदेह वह बन गया जिसे उन्होंने सौंपा था। इसलिए दूर दूर के अनगिनत छात्रों में से कई कानों को हिला देने वाली गगनभेदी धमकी भरी आवाजें भी उत्साहपूर्ण तरीके से जोर से चिल्लाईं। इस समय यह कहा जाना चाहिए कि जियोयान की प्रतिष्ठा वास्तव में लिन शियुलिया, लियू किंग और अन्य लोगों से अधिक थी। जियोयान भी चौंक गया जब उसने अचानक धमकी भरी आवाज सुनी जो हवा में गूंज रही थी। उनकी निगाहें उस दिशा में चली गईं जहां से आवाजें आई थीं और इन छात्रों के चेहरों पर तेज और सम्मान देखकर तुरंत कुछ अवाक रह गए। अगर उसे फैन लाओ ने नहीं खोजा होता तो वह बहुत पहले ही भाग गया होता। कौन इतना बड़ा जोखिम उठाने और डू हुआन से लड़ने को तैयार होगा? मैं उनकी आंखों में तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दूंगा। मुझे यह मत बताओ कि एक छोटा सा डूलिंग आकाश को उलट सकता है। फैन लाओ ठंडी हंसी। उसने तुरंत अपना हाथ तेजी से लहराया। रक्त के रंग के ऊर्जा के धागे जो उसके चारों ओर लिपटे हुए थे तुरंत सभी दिशाओं में मुड़ गए। तेज तेज हवा की आवाज बार बार ची ची की आवाज निकालती है। सभी दिशाओं से आए खून के रंग के ऊर्जा के धागों ने जियोयान को चकमा देने के लिए लगभग सभी जगहों को कवर कर लिया था। फैन लाओ स्पष्ट रूप से जानते थे कि 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का अभ्यास करने के बाद उनके सामने का व्यक्ति कितना चौंकाने वाला था। इसलिए उसने हमला करते ही दूसरे पक्ष की गति को सीमित कर दिया था। जियोयान की नजर सभी दिशाओं से आने वाले खून के रंग के ऊर्जा के धागों पर केंद्रित थी। उसने हवा की एक गहरी सांस छोड़ी और अचानक एक धीमी सी चीख निकली। एक अशांत हरे रंग की लौ विस्फोटक रूप से निकली और अंत में उसके शरीर को भीतर लपेट लिया। हरे रंग की लौ की उपस्थिति ने फैन लाओ की अभिव्यक्ति को तुरंत बदल दिया। अपने अनुभव से वह स्वाभाविक रूप से यह देखने में सक्षम था कि इस ज्वाला की पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी। हालांकि उनका हमला पहले ही सक्रिय हो चुका था। विरोधी चाहे किसी भी तरह का हमला करे, वह केवल जारी रख सकता था। इसके अलावा भले ही जियोयान के पास वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला थी, उसकी ताकत को उजागर करने का प्रयास उसकी अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। इसलिए हरे रंग की लौ की उपस्थिति ने भले ही फैन लाओ को चौंका दिया हो, लेकिन उन्हें घबराहट का कोई एहसास नहीं हुआ। सभी दिशाओं से आए रक्त के धागे बिजली की तरह आकाश से गुजरे, पलक झपकते ही जियोयान के सामने आ गए। हालांकि जैसे ही रक्त के धागे जियोयान से लगभग 3 मीटर की दूरी पर थे, गर्म तापमान अचानक भड़क उठा। रक्त के धागे जो अंधेरे और ठंडे संबंध के थे तुरंत शून्य में पिघल गए। हालांकि हरे रंग की लौ में काले ठंडे रक्त के धागों को रोकने की क्षमता थी, वे रक्त के धागे सभी दिशाओं से आ रहे थे और समाप्त होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। इसलिए जियोयान की लौ धीरे धीरे वापस सिकुड़ रही थी, क्योंकि रक्त के धागों की निरंतर मात्रा ने उसे उछाल दिया था। फैन लाओ ने जियोयान की लौ को देखा जो धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। उसने अपना हाथ हिलाया और खून के धागे हर जगह अजीब तरह से मुड़ गए। ब्लड बॉल नेट में लपेटने से पहले वे आपस में जुड़े हुए थे। जाल में जियोयान था जो विरोध कर रहा था। तो क्या हुआ यदि आपके पास स्वर्गीय ज्वाला है? अपनी ताकत के साथ आप इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फैन लाओ गहरे ठंडे तरीके से हंसा। उसने जियोयान को देखा जो खून के धागों के क्षरण का डटकर विरोध कर रहा था। उसने अपने हाथ को कस लिया और खून के रंग की ऊर्जा इकट्ठी हो गई और अंततः खून के रंग के लंबे भले में जम गई, जिसमें एक झिलमिलाती ठंडी चमक थी। उसके मुंह के कोने पर दुश्मनी उभर आई। फैन लाओ एक अंधेरे तरीके से हंसा और उसका हाथ अचानक हिल गया। तुरंत खून के रंग का लंबा भाला बिजली की तरह हवा के माध्यम से फटा, क्योंकि इसने तेज हवा चलाई और विस्फोटक रूप से ब्लड बॉल नेट की ओर गोली मार दी, जिसमें जियोयान फंस गया था। बूढ़े साथी, क्या तुम एक कुलीन डू हुआन के रूप में डूलिंग से लड़ने में शर्मिंदा नहीं हो? जैसे ही खून के रंग का लंबा भाला रक्त के गोले के जाल में घुसने वाला था, वैसे ही हवा में एक कोमल आवाज सुनाई दी। तुरंत ब्लड बॉल नेट के बाहर अचानक एक प्यारी सी छोटी आकृति दिखाई दी। एक पीली बैंगनी पोनीटेल को फेंका गया था, क्योंकि एक कोमल छोटी मुट्ठी हिंसक रूप से आगे फेंकी गई थी। तुरंत उसके सामने की हवा को एक अदृश्य हवा के बुलबुले में दबा दिया गया जो खून के रंग के लंबे भाले से टकरा गया।
हवा की लहर एक कम गहरे विस्फोट के साथ तेजी से फैलती है, हवा को तब तक हिलाती है जब तक कि इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव न हो जाए। फैन लाओ की टकटकी एक जहरीले सांप की तरह थी, जो उस प्यारी छोटी लड़की पर मजबूती से टिकी हुई थी, जो ब्लड बॉल नेट के बाहर दिखाई दी थी। उसकी अभिव्यक्ति डूब गई जब वह रोया, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो? जी यान ने अपना मुंह मोड़ लिया। उसकी छोटी मुट्ठी ने कुछ मुंह के मारे जिससे कुछ हवा निकली। उसकी मुट्ठी के नीचे एक नीचा गहरा सोनिक बूम बना। उसने अपना सिर उठाया और बिना किसी डर के फैन लाओ का सामना किया। बूढ़े साथी, क्या आपको जियो यान को मार देना चाहिए? फैन लाओ की अभिव्यक्ति डूब गई। वह कोई भी बकवास कहने में बहुत आलसी था। उसके चरित्र को देखते हुए वह गुस्से में थोड़ी सी भी दया हत्या नहीं दिखाता था, भले ही उसके सामने एक बच्चा ही क्यों न हो। इसलिए उसकी हथेली के गिरते ही खून के रंग की ऊर्जा एक बार फिर उग्र रूप से बढ़ गई। लाओ फैन के शरीर के भीतर उठने वाले हत्या के इरादे को महसूस करने के बाद जी यान का नक्काशीदार जेब जैसा छोटा चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसकी नन्ही मुट्ठी भी धीरे धीरे कस गई। जैसे ही फैन लाओ अभिनय करने वाला था, हवा की दो और तेज आवाजें सुनाई दी। दो आकृतियां आकाश में चमकी और जी यान के शरीर के पास दिखाई दी। एक नजर में उनमें से दो आश्चर्यजनक रूप से लिन शियू हां और लियू किंग थे। इस समय उन दोनों के पास कुछ पतले और भ्रामक डू क्यूई पंखों की एक जोड़ी थी। जी यान के अपवाद के साथ यह संभावना थी कि इन अकादमी की पूरी छात्र आबादी के बीच लड़ने के लिए उनमें से केवल दो ही आसमान में उठ सकते थे। आंतरिक अकादमी की आपदा केवल आपकी ही समस्या नहीं है। लियू किन ने अपना सिर घुमाया और जियो यान को देखा, जो रक्त सूत्र कारावास को सुझाने के लिए संघर्ष कर रहा था। पूर्व की निगाहों में वास्तव में सम्मान का एक फीका धागा था। लियू किन सही कह रहे हैं। आपको पहले अपनी परेशानी सुलझानी चाहिए। हम उसे देर करेंगे। लिन शियुया के हाथ की लंबी तलवार धीरे से कांपने लगी। ईमानदारी से कहूं, हालांकि आपको वास्तव में कोई डर नहीं है। यदि आपने नेतृत्व करने और आगे बढ़ने का चुनाव नहीं किया होता, तो संभव है कि मैं भी ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने का साहस न करता। जियो यान उन तीनों को बाहर अचंभे में देखता रहा। वह तुरंत फूट फूट कर हंसा और अपना सिर हिला दिया। वह जानबूझकर बाहर खड़ा नहीं हुआ। ऐसा लगता है मैं केवल बाहर जा सकता हूँ। जियो यान ने फैन लाओ को घूरते हुए धीरे से बुदबुदाया, जिसकी आंखें मारने के इरादे से भरी हुई थीं। मुझे 3 मिनट दीजिए। जियो यान की नजर जी यान और बाहर के 3 अन्य लोगों की ओर गई और उसने अचानक बात की। सी यान और 3 अन्य लोग स्तब्ध रह गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत थोड़ा सिर हिलाया। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।